देश छोड़कर भाग सकते हैं तेजपाल। गोवा पुलिस ने जारी किया अलर्ट। पीड़ित ने लगाया चरित्र हनन का आरोप। तेजपाल ने बताई बीजेपी की साजिश। मोदी जासूसी कांड में गुजरात सरकार की कमेटी पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। कहा, मोदी बचाओ कमेटी क्या करेगी अपने सीएम की जांच। फैलन और हेलन के बाद आंध्र पर मंडराया लहर तूफान का खतरा। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। नमस्कार, रात 10 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। हिंदू धर्म में शंकराचार्य का विशेष दर्जा है और इसी के चलते इसकी अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन जब शंकराचार्य पर संगीन आरोप लग जाएं, तो हंगामा मचना तो तय ही है। ऐसा ही हंगामा मचा था 9 साल पहले, जब कांची काम कोटि पीठ के शंकराचार्य पर लगा था हत्या का आरोप। आध्यात्म की डगमगाई बुनियाद, जब शंकराचार्य पर लगे मर्डर के आरोप। करीब 9 साल पहले जब कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती पर हत्या का आरोप लगा था, तो सारा देश सन्न रह गया। आरोप से आहत हो गई आस्था। पहली बार हिंदू धर्म के इतिहास में किसी शंकराचार्य पर हत्या को लेकर उंगली उठी थी। इतना ही नहीं, शंकराचार्य जयेंद्र के उत्तराधिकारी विजेंद्र पर भी आरोप लगे। कांची मठ के तौर तरीकों पर उठे सवाल। सितंबर 2004 में मंदिर प्रबंधक शंकर रामन की हत्या के बाद से ही शंकराचार्य विवादों के घेरे में आ गए थे। इस मामले में तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें दिवाली के ठीक एक दिन पहले गिरफ्तार किया। मर्डर केस में 1873 पन्नों की चार्जशीट। जांच हुई, पुलिस की तरफ से 1873 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई। मामला चला और 27 नवंबर 2013 को इस मामले पर फैसला आने वाला है। अब सभी की निगाहें इस बात पर लगी है कि शंकराचार्य पर लगे आरोप झूठे थे या सच। 8 साल की सुनवाई और 189 गवाही। जांच हुई और इस मामले में 189 गवाहों ने अपनी गवाही दी, जिसमें से 81 गवाह अदालत में मुकर भी गए। क्या होगा शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का? शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती पर उनके ही मैनेजर शंकर रमन की हत्या करवाने का आरोप है। पिछले 8 सालों से इस मामले की सुनवाई पुदुचेरी की अदालत में चल रही है और 27 नवंबर को इस मामले पर फैसला आने वाला है। हजारों साल पुराने हिंदू धर्म ने इतिहास के पन्नों में न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हिंदू आस्था इतनी आहत कभी नहीं हुई थी जितनी इस एक खबर ने करती थी। आध्यात्म की पूरी बुनियाद ही डगमगा रही थी। जिस शंकराचार्य को हिंदू जनता पूजती है, भगवान के बाद दूसरा दर्जा देती है, उसी शंकराचार्य पर लगा था मर्डर का आरोप। आरोप संगीन था और हर तरफ सनसनी फैल गई। आरोप लगने से आस्था की दीवारें तरक रही थी। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती पर लगे हत्या के आरोप ने हिंदू जनमानस को हिलाकर रख दिया था। आरोप अपने ही मठ के एक प्रबंधक की हत्या का। 9 साल पहले का इतिहास एक बार फिर अपने मोड़ पर आ पहुंचा है।
सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होगा शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का, क्योंकि 8 सालों तक इसी मामले में चली सुनवाई के बाद पांडिचेरी की अदालत फैसला सुनाने जा रही है। இன்று புதுவை மாநிலம் மாண்புமிகு தலைமை நீதிபதி முன்பாக காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயில் மேல சங்கரராமனுடைய கொலை வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. இந்த வழக்கினுடைய தீர்ப்பை 27/11/2013 அன்று வழங்குவதாக மாண்புமிகு நீதிபதி அவர்கள் ஒத்திவைத்துள்ளார்கள். அன்று வழக்கினுடைய தீர்ப்பு வழங்கப்படும். वकीलों के साथ साथ पूरे देश की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी है। 9 साल पहले मर्डर के जो आरोप शंकराचार्य पर लगे थे, उसकी हकीकत क्या है? इस हत्याकांड में कांची कामकोटी के 78 साल के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, उनके उत्तराधिकारी 44 साल के विजयेंद्र सरस्वती समेत 25 लोग आरोपी हैं। इस मामले में 25 आरोपियों में 14 पर गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि दोनों शंकराचार्य पर धारा 302 के साथ आपराधिक साजिश की धारा 120B भी लगाई गई। इसके साथ ही अदालत को गुमराह करने समेत कुल 14 धाराएं लगाई गई। अगर आरोप साबित हुए तो उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा तक हो सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या, जिसने एक शंकराचार्य को ही सवालों के घेरे में ला दिया था। दरअसल 3 सितंबर 2004 को तमिलनाडु के कांचीपुरम के वरदराजन पेरुमल मंदिर के प्रबंधक शंकर रमन के मंदिर कैंपस में ही हत्या हो जाती है और इस मर्डर का सीधा आरोप लगा शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती पर। आरोप लगाया गया कि शंकर मठ में रुपयों की भारी धांधली और दूसरे हेरफेर के खिलाफ आवाज उठाने के चलते शंकर रमन की हत्या करवाई गई। जांच में यह भी पाया गया कि शंकर रमन को मर्डर से पहले कई बार कांची मठ से फोन किए गए। आरोप तो ये तक लगे कि वारदात से ठीक 2 दिन पहले शंकर मठ के ICICI बैंक के खाते से भारी रकम निकाली गई, जिसका इस्तेमाल भाड़े के हथियारों को देने के लिए किया गया। जांच हुई और तमिलनाडु पुलिस ने जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी की तैयारियां शुरू कर दी। साल 2004 में जब पूरा देश अगले दिन आने वाले दिवाली की तैयारियों में जुटा हुआ था, तभी किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि तमिलनाडु पुलिस कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को गिरफ्तार करने आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में पहुंच जाएगी। जिस वक्त तमिलनाडु पुलिस उनके आश्रम में पहुंची, तब शंकराचार्य रात की खास प्रार्थना के बाद अगले दिन भक्तों को संबोधित किए जाने वाले कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए थे। 11 नवंबर 2004 को दिवाली से ठीक एक दिन पहले शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को तमिलनाडु पुलिस ने आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले से गिरफ्तार कर लिया। शंकराचार्य को 2 महीनों बाद जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, तब उनके भक्तों में खुशी छा गई थी और उन्हें लगने लगा था कि कांची मठ पर आया संकट भी अब धीरे धीरे टलने लगा है। लेकिन लोगों के होश उस वक्त उड़ गए जब उन्हें यह खबर मिली कि उनके उत्तराधिकारी विजेंद्र सरस्वती को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया, वह भी हत्या के इसी मामले में। शंकराचार्य के भक्तों की खुशी 10 जनवरी 2005 को विजेंद्र की गिरफ्तारी से काफूर हो गई। इधर जमानत मिलने के बाद शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती अगले 7 महीने कांची मठ लौटने की बजाय एक आश्रम में चले गए। शंकराचार्य पर आरोप लगे तो सियासत भी खूब हुई। उस वक्त तमिलनाडु में जयललिता की सरकार थी। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा। इस बीच शंकराचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि मामले की सुनवाई पांडिचेरी की अदालत में हो। मांग मंजूर कर ली गई और अक्टूबर 2005 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगले महीने से पिछले 8 सालों से इस मामले की सुनवाई चल रही है और अब फैसले की घड़ी आ गई है। हैदराबाद से KG श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सबके जहन में बस यही सवाल है कि आखिर क्या होगा शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती का। कत्ल के आरोप में वो बरी होंगे या उन्हें सजा होगी? आइए आपको दिखाते हैं कुछ अहम दलीलें जो अदालत में दोनों तरफ से रखी गईं। 8 साल तक चली सुनवाई, 189 गवाहों की गवाही। क्या है शंकर रमन की हत्या का राज? क्या बच पाएंगे शंकराचार्य?
इसी सवाल के इर्द गिर्द सबकी निगाहें पुदुचेरी की अदालत की तरफ लगी हैं, क्योंकि इससे पहले किसी भी शंकराचार्य पर ऐसे संगीन इल्जाम नहीं लगे थे और मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तमिलनाडु पुलिस ने इस मामले में 1873 पन्नों की चार्जशीट को उस साल बकरीद के दिन यानी छुट्टी वाले दिन मजिस्ट्रेट के सामने दाखिल किया था और तब से जांच जारी है। लेकिन जैसे जैसे सुनवाई होती गई, मुकदमे के नए पेज खुलते गए। इस मामले में कुल 189 गवाहों ने गवाही दी, जिनमें से 81 गवाह अपने बयान से पलट गए। आरोप काफी संगीन है और गवाहों की सूची भी बहुत लंबी, लेकिन फैसले से पहले कांची शंकराचार्य के लिए राहत की बात तो यही है कि पुलिस के अधिकतर गवाह अदालत में दिए गए अपने बयान से ही पलट गए हैं। हालांकि दावे दोनों तरफ से ही किए जा रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस पूरे मामले पर किस तरह का फैसला सुनाती है। इतने गवाहों के पलटने के बाद से ही फैसले को लेकर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या दलीलें पुलिस और बचाव पक्ष की तरफ से अदालत के सामने रखी गई। तमिलनाडु पुलिस का दावा है कि उसने शंकर रमन को लिखे गए उन 39 पत्रों को भी जब्त किया है, जिसमें उन्होंने कांची मठ में अनियमितताओं की बात करके उसकी जांच की मांग की थी। इस पर बचाव पक्ष का कहना है कि इससे ये कहीं नहीं साबित होता कि ये हत्या कराए जाने का कारण हो सकता है। दूसरा सबूत ये पेश किया गया कि घटना के महज 2 दिन पहले शंकर मठ के ICICI बैंक के खाते से काफी सारी रकम निकाली गई थी, जिसका उपयोग भाड़े के हथियारों के इस्तेमाल के लिए किया गया। इस पर बचाव पक्ष ने पहले तो खाता होने से ही इनकार कर दिया, लेकिन बाद में ये दलील दी गई कि मठ के लिए एक जमीन खरीदने के वास्ते ये रकम निकाली गई। वहीं पुलिस का दावा था कि इस रकम को सीधे बैंक खाते में जमा करने के बजाय जयेंद्र सरस्वती ने अपने पास अपने कमरे में ही रखा था। लेकिन बाद में मठ ने वो रसीद भी दिखा दी जिसमें इस रकम को वापस बैंक में जमा करा दिया गया। पुलिस ने चार्जशीट में शंकराचार्य और शंकर रमन के बीच कई बार हुई बातचीत की डिटेल्स निकालने की भी बात कही है। हालांकि पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि इतनी बार दोनों के बीच क्या और किस मामले से जुड़ी बातें हुई। चौथा दावा सीधा सीधा शंकराचार्य के पक्ष को मजबूत करता है, वो ये कि जिन लोगों को पुलिस ने मामले का गवाह बनाकर अदालत में पेश किया था, वो सभी अपने बयान से पलटते हुए इस पूरे मामले में जयेंद्र और विजेंद्र सरस्वती की भूमिका से ही इनकार कर रहे हैं। शंकराचार्य के लिए राहत की बात ये भी रही कि कई गवाहों ने पुलिस के दबाव में आकर बयान देने की बात कही। कहा तो ये भी गया कि 2004 में मामले के सामने आने के बाद जांच कमजोर पड़ने लगी और पुलिस ने मठ के 186 खातों पर पाबंदी लगाने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। अब किसका पलड़ा भारी रहेगा ये तो अदालत ही तय करेगी। KJ श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। 78 साल के शंकराचार्य का आध्यात्मिक और राजनीतिक दुनिया दोनों में खासा दखल है। वो पहले भी विवादों में रहे हैं और अपने दम पर कांची कामकोटि पीठ को देश में अहम जगह दिलवाई। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती देश के एक जाने पहचाने नाम। पिछले कई सालों से केवल धार्मिक ही नहीं, सियासी मौकों पर भी अपनी दखल दिखाते रहे। 18 जुलाई 1935 को जन्मे 78 साल के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती कांची कामकोटि पीठ के 69वें शंकराचार्य हैं। अयोध्या से लेकर कई बड़े मौकों पर अपनी भूमिका के जरिए सुर्खियां बटोरते रहे। कुछ सालों पहले तक कांची मठ आध्यात्म के प्रचार प्रसार तक ही सीमित था, लेकिन पिछले 2 दशकों में कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने राजनीतिक मुद्दों पर भी बेबाक विचार रखना शुरू कर दिए, जिसके चलते यह मठ और शंकराचार्य अध्यात्म से ज्यादा राजनीतिक जगत में सुर्खियां बटोरने लगे और वे लोगों की आंखों की किरकिरी भी बनने लगे। कांचीपीठ के शंकराचार्य बनने से पहले जयेंद्र सरस्वती का असली नाम था सुब्रमण्यम महादेव अय्यर और साल 1954 में शंकराचार्य ने स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती से संन्यास की दीक्षा ली। बाद में सुब्रमण्यम अय्यर को 22 मार्च 1954 को जयेंद्र सरस्वती का नाम दे दिया गया। बताया जाता है कि जयेंद्र सरस्वती कई ट्रस्टों के मालिक हैं और उनकी संपत्ति करोड़ों में है। कहा तो ये भी जाता है कि शंकराचार्य बनने के बाद जयेंद्र सरस्वती के चलते कांची कामकोटि पीठ का रसूख दुनिया भर में बढ़ा।
विदेशों तक से उनके भक्त पैसों की बरसात करने लगे। कई अस्पताल और स्कूल भी मठ के अधीन चलाए जाने लगे। अपनी बेहिसाब संपत्ति और सियासी महत्वाकांक्षा के चलते सियासी दलों में उनकी खासी पकड़